कहना चाहिए, टाइम टेबल अपडेट किया उन्होंने। टाइम 4:30 से 6:30 का टाइम रखा है मैंने। 4:30 से 6:30। ओके ठीक है, और ट्यूसडे वाली क्लास नहीं हुआ करेगी, ठीक है। मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ ट्यूसडे क्लास। ठीक हो गया। ओके सर। बासिम, जी सर। यार ये एक अटेंडी है, इसका नाम है, ये एनोनिमस अटेंडीज के नाम, अटेंडी के नाम से है। कौन है ये? सर ये ना, एनोनिमस। अनम्यूट इन्होंने, कर। मैं करता हूँ सर। सर मुझे तो कोई अनोनिमस नहीं नजर आ रहा। तो ये मैसेज इन्होंने मुझे किया 7:35 पे, ओपन। हाँ वो सर मैसेज में आ रहे हैं लेकिन अटेंडेंस लिस्ट में नहीं आ रहे। वो मैं पहले मैं भी देख रहा था, वो क्वेश्चन एंड आंसर में आया, वो मुझे लगता है लीव कर दूँ। अच्छा, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही? जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही?
जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। ओके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू शो हो रहा था। ओके। सर अनोनिमस जो अटेंडी थी ना, वो आमना जफर है। ओके आमना, अभी मैंने इनको अलाउ किया है। अनम्यूट कर दिया उन्होंने। तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? जी आमना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपने अ, कल सवाल पूछा था जी एनोनिमस अटेंडेंट। जी सर, मैंने क्वेश्चन किया। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया कि आई एम नॉट एनोनिमस अटेंडेंट। अच्छा सर भारत। मैंने आज मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली है, तो जो आपका आज वाला लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है या एक नया टॉपिक आप पढ़ा रही हैं? यानी वो लेक्चर्स अगर मैं बाद में ले लूँ और आज से मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे ये आपका आज वाला टॉपिक समझ आ जाएगा? आई होप तो समझ आ जाएगा, वैसे तो लिंक्ड है क्योंकि कल मैंने जो बेसिक्स जो मैंने चीज़ें कराई हैं वो आज डेफिनेटली उसका फॉलो अप है आगे। आप कौन से स्टेशन से हैं? सर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से हैं। तो आप पहले ऑनलाइन क्लासेस ले ली थी और पहले फिजिकल क्लासेस ले ली थी वहाँ पे सर सिर्फ एक सेंटर में? लेक्चर दिया था, एक क्लास ली आपकी सिर्फ। ओके। बहरहाल आप इसको पढ़ें और आप ये काम भी कर सकती हैं कि कुछ दिनों तक सेंटर आ जाएं जहाँ मैं क्लासेस ले रहा हूँ। सैटरडे को आप 4 से 6 हो गई हैं, ओके सर, तो जो थैंक वहाँ जहाँ जब वहाँ कवर हो जाए उसके बाद आप ऑनलाइन हो जाए। या ऑनलाइन तो रखें लेकिन डुअल रखें कुछ अर्से तक, जब आपका वो कवर हो जाए फिर आप यहाँ पे आ जाइए। मतलब ये तो रखें, आप उस चीज़ को कवर करने के लिए बात कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। और बाकी ये है कि जो लेक्चर है वो आपको होपफुली समझ आ जाएगा, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। सर थैंक यू। ठीक है, चलें, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास जो अच्छा, कल किसी को कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे पूछें। सॉरी। ओके, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मैं बता देता हूँ। अच्छा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली ये होती है कि पहले तो मैं रिलेशनशिप बता देता हूँ क्या होता है। रिलेशनशिप कहते हैं कि दो एंटिटीज जिनके बारे में हम डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं उनके दरमियान एसोसिएशन क्या है। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कम से कम दो एंटिटीज के बारे में डाटा इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड होगा। एक है जिसको हम कहेंगे स्टूडेंट, और दूसरी जो एंटिटी है उसको हम कहेंगे फैकल्टी। अब ये दो एंटिटीज़ हैं जिसके बारे में आईसीएमएपी या एनी अदर इंस्टीट्यूट वुड बी इंटरेस्टेड टू कलेक्ट द डाटा। बट अब इसमें ये है कि वो इन दोनों, वाई द इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली कलेक्टिंग डाटा, because there is a working relationship between these two entities, and that is the reason the institute is interested to collect data about these two entities. So what is a relationship? Relationship is the association between two or more
entities. It is not mandatory that you will have only two entities. There can be single entity, there can be two entities, there can be three entities. However, if you increase the number of entities, the complexity would increase, but it also depends upon the situation. So, degree of relationship means that how many entities are involved in a relationship. कि एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. उसकी मैंने एग्जांपल्स ये दी थी कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ सिंगल entity in a relationship, that relationship would be known as unary. UNARY, unary. Unary का मतलब होता है एक. If there are two entities in a relationship, we call such relationship, we call degree of that such relationship as binary. Binary, bi का मतलब होता है दो. If there are three entities in a relationship, we call it trinary. TRI, तीन. Tri जैसा triangle होता है. If there are four entities, we will call it ternary. TER, ternary, चार. If there are five entities, we will call it penta, ARY, pentagon, penta, five to cone. Okay. Similarly, if there are n number of entities, we call it NARY, N-ARY. So this is the degree of relationship. Now, degree of शादी भी मैं आपका आर्टिकल बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, ये बस ये टॉपिक कर दूं. आपको क्लियर हो गया जिन्होंने सवाल, किसने सवाल पूछा था ये कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है? ओके. अब अगला हम बात चलते हैं. हमने एंटिटीज देख ली, हमने एट्रीब्यूट्स देख लिए, हमने सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कर लिए, हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कर लिए, हमने देख लिया ARD क्या होती है, हमने देख लिया एंटिटीज क्या होती हैं, हमने देख लिया डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है. अब हमने आज का टॉपिक हमें करना है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. तो मैंने कल बताया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में, अच्छा इससे पहले मैं भूल जाऊं कि ट्यूसडे की क्लास अब हमारी शिफ्ट हो गई है सैटरडे पे, और सैटरडे को हम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक होगी. वासिम, जी सर. वो शफीक साहब से मेरी बात हो गई थी. शफीक कह रहे थे कि सैटरडे संडे वाली क्लास वो कंडक्ट करेंगे ताकि आपको कोई मसला ना हो. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है सर. ये बात भी मैं भूल गया था. भारत तो 4:30 से 6:30 आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हम संडे को क्लास लिया करेंगे. ओके. अगर अच्छा वासिम भी, अगर किसी की आपके पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना इन लोगों की, बच्चों की, तो इनको जी सर. ईमेल भी कर दो ताकि इनको याद रहे कि जी द ट्यूसडे क्लास इज शिफ्टेड फ्रॉम 7 to 9 ट्यूसडे टू संडे 4:30 to 6:30. नो सर एक्चुअली मेरे पास सिर्फ फैसलाबाद की लिस्ट है, मेरे पास बाकी किसी जो है ना कैंपस उसकी नहीं है. अच्छा चलो उन लोगों को कर देना. अगर जो सिर्फ ICM में वो जो MIS ले रहे हैं, ये ना हो वो सब कोई चलिए. नहीं, सिर्फ MIS वालों को मैं कर दूंगा. हाँ, कल कर हो दूंगा. सकता है आज फैसलाबाद वाले कोई ना हो, आए में हो तो उनको पता चल जाएगा. ठीक और है जो सर. लोग ग्रुप फैसलाबाद वालों ने मेरे ख्याल से कोई ग्रुप भी बनाया हो तो वो भी उस ग्रुप में शेयर कर दें बाहर. इसी तरह कराची वाले, लाहौर, फैसलाबाद, ये तो बाहर. ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आई एम एंजॉइंग कि भाई इसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों को इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है. हैं लोग कम लेकिन एनी हाउ सब अच्छे लोग हैं. तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसोसिएशन की. हमने बात कर ली. अब है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप जो है उसको मैंने आपको बताया 3 किस्म की है. 1 to 1 है, 1 to many है, और many to many है. तो 3 हो गए. 1 to 1 का मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये कहूँ, मैं अब 2 एंटिटीज़ की एग्जांपल लूंगा और फिर मैं आपको 1 to 1 रिलेशनशिप की एग्जांपल बताऊंगा. तो पहले मैं एंटिटीज़ बताऊंगा, फिर मैं 1 to 1 रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा. एक एंटिटी है उसको हम कह देते हैं पासपोर्ट होल्डर, और दूसरी एंटिटी उसको हम कहते हैं पासपोर्ट. पासपोर्ट होल्डर वो है जिसका, जो इंसान है. पासपोर्ट इज अ पासपोर्ट. तो अब पासपोर्ट होल्डर ओन्स अ पासपोर्ट. तो ओन्स जो है वो एक रिलेशनशिप होगी. पासपोर्ट होल्डर का पासपोर्ट है. अच्छा,
अब एक पासपोर्ट होल्डर जो है, हम इज्यूम कर लेते हैं कि वो डुअल नेशनल, अगर वो पाकिस्तानी नेशनल है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स के दो पासपोर्ट हो। अभी हम लोकल नेशनल्स की बात कर रहे हैं, डुअल की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब हो गया एक शख्स के पास एक पासपोर्ट होगा और एक पासपोर्ट के अगेंस्ट एक ही बंदा रजिस्टर्ड होगा। सो अ पर्सन वुड हैव वन पासपोर्ट एंड फॉर अ पासपोर्ट देयर विल बी अ वन पर्सन। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पासपोर्ट चार लोगों को इशू हुआ हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक शख्स के चार पासपोर्ट हो। तो एक शख्स का एक पासपोर्ट है और एक पासपोर्ट के अगेंस्ट एक ही पासपोर्ट होल्डर है। ये हो गया 1-to-1 रिलेशनशिप। दोनों चीजें 1-1 है। फॉर वन एंटिटी देयर इज ओनली सिंगल अकरेंस ऑफ एंटिटी बी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसी तरह आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें एनटीएन नंबर के ऊपर, लाइसेंस नंबर के ऊपर, ठीक है, या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर। तो आईसीएमए का हर स्टूडेंट का एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी है, और अ स्टूडेंट हैज अ सिंगल रजिस्ट्रेशन आईडी, एंड फॉर अ सिंगल रजिस्ट्रेशन आईडी देयर इज अ सिंगल स्टूडेंट। ये नहीं हो सकता कि वो रजिस्ट्रेशन आईडी चार लोगों को मिला हुआ हो, एलोकेट हुआ हो। तो ये हो गया 1-to-1। अब है 1-to-many। 1-to-many ये है कि एक शख्स की वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल डिग्रीज या ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। आपके पास 4 डिग्रीज हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी डिग्री के ऊपर आईडी लिखा होगा, जो आपकी डिग्री होगी, भाई ये नहीं कह रहा कि डिग्री ये है कि आपने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी किया हुआ है। डिग्री का मतलब है जो उस डिग्री के ऊपर लेटर है, डिग्री का जो आईडी है। आप मल्टीपल डिग्रीज ले सकते हैं, यू कैन बी अ मल्टीपल डिग्री होल्डर, बट फॉर अ डिग्री देयर विल बी अ वन डिग्री होल्डर, ठीक है। तो 1-to-many है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वन पर्सन कैन हैव, अभी मैं सबके सवाल लेता हूँ। वन पर्सन कैन हैव मल्टीपल कार्स। एक शख्स की मल्टीपल कार्स हो सकती हैं, लेकिन एक कार के मल्टीपल ओनर्स तो नहीं हो सकते ना। तो 1-to-many। इसी को प्लॉट पे ले जाएं। अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल प्लॉट्स, बट अ प्लॉट कैन हैव ओनली वन ओनर, वरना वो डिस्प्यूटेड होगा, राइट। इसी तरह अ पर्सन कैन बुक मल्टीपल सीट्स इन एन एरोप्लेन, बट फॉर अ सिंगल सीट दे विल बी अ वन पैसेंजर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सीट के ऊपर दो बंदे बैठे हों, राइट। तो ये है 1-to-many। अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल सिम्स, बट फॉर अ सिम नंबर देयर विल बी वन सिम होल्डर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिम होल्डर जो है, एक सिम के अगेंस्ट मल्टीपल सिम होल्डर्स हों। ये हो गया 1-to-many। इसी तरह a patient can have multiple patient histories, but for a history there will be one patient। ये है 1-to-many। अब है many-to-many। एंटिटीज ले लेते हैं, कस्टमर और प्रोडक्ट्स। कस्टमर इज एन एंटिटी, प्रोडक्ट इज एन एंटिटी। अ कस्टमर कैन बाय मल्टीपल प्रोडक्ट्स। कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। अ प्रोडक्ट कैन बी परचेज बाय मल्टीपल कस्टमर्स। मैंने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, डायरी खरीदी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गई। जो लैपटॉप मैंने खरीदा वो आपने भी खरीदा, इसका मतलब है एक प्रोडक्ट को मल्टीपल लोगों ने खरीदा। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, राइट। तो ये 3 किस्म की रिलेशनशिप्स हो गई, 1-to-many, many-to-many और 1-to-1।
ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर ये रिलेशनशिप्स हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो बेसिकली ये हमारे रूल्स बताते हैं। जैसे मैंने आपको कहूँ कि एक एक शख्स का मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकते हैं, अ पर्सन कैन हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, ये रूल है, ये रूल होगा तो बैंक परमिट करेगा कि हाँ मल्टीपल अकाउंट्स खोल लो। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि फॉर अ बैंक अकाउंट, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फॉर अ बैंक अकाउंट दे कैन बी मल्टीपल होल्डर्स, शेयर्ड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बैंक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एक्सेप्ट करता है एज पॉलिसी मैटर, राइट, तो इसका मतलब ये है कि एक शख्स के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं और एक बैंक अकाउंट के अगेंस्ट मल्टीपल होल्डर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बैंक कहता है कि नहीं, एक शख्स के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स तो हो सकते हैं लेकिन एक अकाउंट के अगेंस्ट शेयरिंग नहीं हो सकती, अगर ये बैंक का पॉलिसी डिसीजन है, तो क्या होगा, वहां पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो रिलेशनशिप बेस करता है पॉलिसी के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस रूल्स क्या हैं। तो हम जब भी डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो पहले तो जो क्लाइंट्स होता है हम उससे दो बातें पूछते हैं कि भाई अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ और अपने रूल्स बताओ, ताकि हम रूल्स को ट्रांसलेट करते हैं रिलेशनशिप्स में। अब अगर उनको रूल्स नहीं पता तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये रूल हम क्या करें, क्या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप अलाउड होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। कल को बैंक में रूल ये है कि वन टू मैनी होना चाहिए, मैनी टू मैनी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमने उस रिस्ट्रिक्ट रूल को डेटाबेस में अप्लाई नहीं किया तो होगा क्या कि कल को एक बैंक अकाउंट के अगेंस्ट मल्टीपल, एक शख्स के मल्टीपल अकाउंट्स होंगे और एक अकाउंट के अगेंस्ट मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स होंगे और ये पॉलिसी वायलेशन होगा और ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस रूल्स हैं दे शुड बी इन कंप्लायंस विद द रिलेशनशिप्स। अब यहाँ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। बासिम में खुद अनम्यूट हो सकते हैं, सारे कर सकते हैं ये लोग? नहीं सर। ओके, ज़रा सबको अनम्यूट करें ये, क्योंकि ये टॉपिक ज़रा कम्प्लेक्स है ओके थोड़ा सर। सा। सर कर दिया। ओके, थैंक यू बासिम। हाँ जी, किसी का कुछ सवाल है पूछें उनसे। ये तो सभी खामोश हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ख्याल है क्लियर है सबके लिए, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा राइट, चलें ठीक। थैंक यू। अच्छा, अब ये हमारा जो टॉपिक था, ये मतलब जो टाइप्स ऑफ, इसका मतलब ये है कि जब हमें ये सब बातों का जवाब मिल जाता है, तो अब मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। मैं शुरू से लेके जा रहा हूँ एक दफ़ा, ताकि जो नए आए उनको भी क्लियर हो जाए कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटाबेस एक कलीदी हैसियत रखता है। ठीक है, अब डेटाबेस, मैंने आपको बताया कि नादर की एग्जांपल ले लें कि डेटाबेस की कितनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। अब जिस चीज़ की इतनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है तो हमें उसको बनाते वक्त बड़ा ख्याल रखना चाहिए, राइट। तो इसलिए मैंने चीज़ें बताई थी कि जब भी हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं तो हम सबसे पहले डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के बाद उसकी डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट के बाद वो प्रोडक्शन में जाता है, मतलब रियल
ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय होता है। तो 3 अहम फेजेस हैं डेटाबेस की लाइफ के: डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। अच्छा, एक बात याद रहे कि जिस जगह सॉफ्टवेयर या डेटाबेस बन रहा होता है उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और जिस जगह उस सॉफ्टवेयर ने जाकर चलना है, काम करना है, डिप्लॉय करना है उसको हमने, उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वो होता है जहां सॉफ्टवेयर बन रहा हो, चीज प्रोड्यूस हो रही हो, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का मतलब है जहां सॉफ्टवेयर ने प्रोडक्शन देनी हो, जहां उसने चलना हो। ये बात क्लियर हो गई। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में 2 फेजेस होती हैं, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट होती है। अब डिजाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और लोगों से बिजनेस रूल्स पता करते हैं। उनकी बेसिस के ऊपर हम एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। एंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर कोई की एट्रीब्यूट्स हों या यूनिक एट्रीब्यूट्स हों तो वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं। और जब ये सब चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं तो हम इनका एक डिज़ाइन बनाते हैं और इसको एक डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उस डायग्राम को कहते हैं ERD। और इस पूरी एक्टिविटी को, जिसमें हमने डिज़ाइन का स्केच बनाया और डिज़ाइन को रिप्रेजेंट किया, इन दोनों मराहिल को मिला के हम कहते हैं डेटाबेस मॉडलिंग। तो डिज़ाइनिंग फेज की जो आउटपुट है वो ERD होती है। जब ERD बन जाती है तो ERD बनाने के बाद हम ERD को टेबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैंने बताया था कि टेबल्स क्या हैं। टेबल्स को डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशन कहते हैं, और वो डेटाबेस जिसमें टेबल्स होते हैं उस डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। और वो DBMS जो रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये पूरी कहानी है। पूरे चैप्टर में यही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको खुलासा बता दिया। अब मुझे बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि आप आगे मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कराने हैं। मैंने अभी आपको डाटा डिक्शनरी बतानी है, मैंने आपको DML बताना है, DDL बताना है। तो बहरहाल अभी मुझे बताओ किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अभी तक ये वाला चैप्टर जो है वो क्लियर है? ठीक है, आइंदा भी क्लियर होगा। जी बताइए। इंशाल्लाह सर। जी जी बोले। सर बाकी इस चैप्टर के अंदर जो पेजेस में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप हमें बता दें कि वो अभी मैं कवर कर रहा हूँ। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इसमें जो इसी चैप्टर में जो है TPS, जी जी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, हाँ जी, वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया ना अभी। नहीं किया। बताता हूँ मैं भी आपको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। और इसके अलावा अभी तक जो किया है उसमें कोई इशू? नो सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब डेटाबेस, ये जो DBMS है, डेटाबेस की कॉन्टेक्स्ट में आप यूँ समझें कि डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए ना, जिस तरह मैं और आप आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो बिल्कुल इसी तरीके से डेटाबेस के साथ जब हम कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हमें 3 किस्म की लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो अभी आप अपने पास ही कहीं नोट कर लें कि डेटाबेस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन
तीन किस्म की लैंग्वेजेस हैं। एक लैंग्वेज है उसका नाम है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल। अच्छा, एक लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो तो तीन किस्म की लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दी। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल को नंबर 1 पे लिख लें, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज नंबर 2, और फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल। अच्छा, ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम किसी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको इस्तेमाल करके हम कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अच्छा, अब मैं इंस्ट्रक्शन से चलता हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। आई रिपीट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इंस्ट्रक्शंस लिखने के अमल को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। राइटिंग एन इंस्ट्रक्शन या राइटिंग दी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है, वी कॉल दैट लैंग्वेज एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब डेटाबेसिस के कॉन्सेप्ट में तीन किस्म की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो किस्म की होती है, एक लो लेवल होती है, एक हाई लेवल होती है। लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को हम ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज कहते हैं। जिस तरह आपने नाम सुना होगा, पाइथन बहुत मशहूर है आजकल, जावा, सी प्लस प्लस, ये सब ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन आपने शायद नाम सुना होगा असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है। बहरहाल इसके बारे में मैं एक दफ़ा डिस्कशन कर चुका हूँ। अच्छा, ये तो हो गए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब डेटाबेसिस से रिलेटेड तीन किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होती है डाटा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और तीसरी होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा अच्छा, ये बात यहाँ तक समझ आ गई, तीन लैंग्वेजेस के नाम मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसके बरक्स मैंने ये बता दिया कि अब मैं बताता हूँ कि ये क्या करती है। जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसको कुछ लोग डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहते हैं। डीडीएल स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो ये दो नाम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज होती है। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है उसका काम क्या है कि डेटाबेस या डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो डेटाबेस की कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स हैं उनको क्रिएट करना या मॉडिफाई करना। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल सा पॉइंट लिख लें कि DDL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिख लें, विच इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आठ ही सात
अच्छा, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली इट इज यूज्ड टू क्रिएट, ऑरेंज वाला होता है ना, ग्रीन और ब्लू सा होगा वो बैटरी, is used to create or modify database objects। तीन किस्म के database objects होते हैं, tables, users या index, बस ये लिख लें आप। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब आ जाए आप डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज अगेन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used to control the access to the data in the database। और ब्रैकेट में आप लिख लें, इट इज यूज्ड फॉर एक्सेस कंट्रोल और ऑथराइजेशन। हर बंदा कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, हर बंदा डाटा को एक्सेस ना करे, उसके लिए हमें एक्सेस कंट्रोल लगाने पड़ेंगे या ऑथराइजेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, दो बातें, एक तो ये कि जो हमें हर बंदे को एक्सेस नहीं देनी, लिमिटेड एक्सेस, इसका मतलब एक्सेस, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, एक्सेस कंट्रोल। दूसरी बात, जिसको एक्सेस दी है उसको एक्सेस एक्चुअली देने से पहले ये इत्मीनान करना है कि ये वही है कि नहीं है, इसको कहते हैं ऑथराइजेशन। तो ये कौन सी लैंग्वेज की, ये किस लैंग्वेज के थ्रू होगा, ये होगा डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू। अच्छा, अब आ जाते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें आगे आप एग्जांपल में लिख लें ग्रांट एंड रिवोक, GRANT, ग्रांट एंड रिवोक। अब लिखें डाटा, कौन सी लैंग्वेज लगी, अच्छा मैं बहुत तेज लिखवा रहा हूँ, तो भाई ये बोल दो। हेलो, आप लोग अनम्यूट हैं सारे? सर अनम्यूट कर दो। हाँ, अनम्यूट कर दें। सर DDL वापस रिपीट कर दें, आपने वो थोड़ा तेज तेज बोला तो वो मिस हो गया। जी सर, टाइप्स ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी। अच्छा, असल में मुझे ये पता है, मेरी बात है, ऐसा लग रहा होता है बस बंदा हाईवे पे जा रहा है, पता नहीं गाड़ी, कोई गाड़ी तो है नहीं, तो इसलिए बाहर अच्छा क्या बता दिया। देखिए, तीन लैंग्वेजेस हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है, और तीसरी है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है उसका काम क्या है, वो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट और मॉडिफाई। दो काम है, पूरे पूरे जुमला आप मतलब करें, बस पॉइंट्स लिखे करें, क्रिएट और मॉडिफाई। क्या? डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। कौन से हैं वो? टेबल्स, यूजर्स और इंडेक्स। सर टेबल, टेबल, मेज नहीं, टेबल, दूसरा वाला टेबल जिसमें डाटा डालना है। अच्छा क्लियर? जी सर। ओके, अब लिखें डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए, एक लैंग्वेज है जिससे डाटाबेस बना रहे हैं, अब दूसरी लैंग्वेज है जिससे डेटाबेस तक लोगों की रसाई को रोकेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी पीपल हैं हम। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज is a programming language used to restrict the access to the data in the database। ठीक है, it is also used for user authorization। दो मकासद हैं, हर एक को एक्सेस नहीं देनी, ये सिर्फ लेजिटिमेट लोगों को एक्सेस देनी है। दूसरी बात, एक्सेस जिनको दी है, जब वो एक्सेस करने लगेंगे तो ये इत्मीनान कर रहे हैं कि वही एक्सेस कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑथराइजेशन, सॉरी इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है लिमिटेड लोगों को एक्सेस देना, और एक्सेस देने से पहले उनकी शनाख्त को वेरीफाई करना ही ऑथेंटिकेशन है।
इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब है टीसी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये लिखिए, इट इज यूज टू, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, बुक आ रही है। ओके, इट इज यूज टू, डीएमएल बता रहा हूँ, इट इज यूज टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस ओवर द डेटाबेस। एडिंग द डेटा, नंबर 1, मॉडिफाइंग द डेटा एंड डिलीटिंग द डेटा। ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना। कर लिया? ऐड करने को डेटाबेस की लैंग्वेज में कहते हैं इंसर्ट करना। मॉडिफाई को कहते हैं अपडेट करना डेटाबेस की लैंग्वेज में, इंसर्ट, अपडेट। और डिलीट को डिलीट ही कहते हैं। कोई सवाल यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये डीडी लैंग्वेज में भी बोला था कि इसने डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है और डीएमएल में भी मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा ये हाँ, क्लियर कर दीजिएगा। गुड क्वेश्चन। डीडीएल में कहा मॉडिफाई करना है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को, मतलब टेबल में कोई कॉलम ऐड करना है, टेबल में कोई रो ऐड करनी है, नया टेबल बनाना है। ये टेबल लेवल के ऊपर ऑपरेशन है। लेकिन रिकॉर्ड, एक रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है, किसी के रिकॉर्ड में कोई चेंज करना है तो वो जी, डीएमएल करेगी। रिकॉर्ड। ठीक है? ओके ओके सर। रिकॉर्ड में मॉडिफिकेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज से होगी, लेकिन टेबल के लेवल के ऊपर मॉडिफिकेशन या टेबल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज करेगी। ठीक है? ओके ओके, यानी कि ये तो पॉइंट अगर है। स्ट्रक्चर में करना है तो वो डीडीएल करेगी, अगर रिकॉर्ड हो गया है, आपने डाटा लिख लिया है, उसमें चेंजिंग करनी है तो फिर डीएमएल डीएमएल, करेगी। बिल्कुल ओके, बिल्कुल ऐसे थैंक यू ही। सर। अच्छा, डेटाबेस से अगर कोई चीज पूछनी है, मतलब जैसे आप लोग बैलेंस इंक्वायरी करते हैं कि भाई मुझे बताओ मेरा बैलेंस क्या है, इसको ये जो आप लिखते हैं ना, इसका मतलब इसको कहते हैं हम, हमारी जबान में इसको बोलते हैं क्यूरी, QUERY, डेटाबेस क्यूरी। क्यूरी का मतलब होता है यूजर की कोई इंक्वायरी, यूजर को कोई मालूमात चाहिए। ठीक है? अब आप देखें, आप अपने मोबाइल पे बैलेंस पता करते हैं तो पता नहीं क्या नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल स्टैरिक 124 हैश है, कोई नंबर है। अब ये क्यूरी जो यूजर्स की इंक्वायरी को या यूजर्स की प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल होती है, वो लैंग्वेज जो यूजर्स की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो, उसको कहते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज, DQL। और अमूमन डीएमएल को DQL ही कहते हैं। ठीक है? तो आप, ये मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ये हो सकता है ये आ जाए, लेकिन अगर ना आए तो फिर डीएमएल जो है वो DQL ही है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? जी सर। अच्छा, और इन सब चीज सबसे मशहूर डीएमएल जो है वो कौन सी है? एसक्यूएल है। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है? अब आप लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, ये भी आपको पता चल गया। ICM यारों की अड्डी नेटवर्किंग ऐप आईटी adaptive कारण पास है? पास है? जी सर। आप अनम्यूट कर दें। ओके सर।
अब डीएमएल को करने के लिए मैंने बता दिया हमारे पास क्या कौन सी लैंग्वेज है, एसक्यूएल है सबसे। तो डीएमएल हो गई, डीडीएल हो गई, डीसीएल हो गई और डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज। क्यूरी को रिजॉल्व करने के लिए मैंने बता दिया डीक्यूएल इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट टॉपिक लिखें डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या मतलब है, इसके नीचे आप लिखें डेटाबेस जो है वो डेटाबेस इज कंपोज्ड ऑफ फाइल्स। डेटाबेस फाइल से बनता है, फाइल्स से बनता है। नंबर 2 पॉइंट लिखें फाइल्स आर कंपोज्ड ऑफ टेबल्स। और वैसे हम इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज भी कर सकते हैं कि डेटाबेस आर इज कंपोज्ड ऑफ टेबल्स। एनी हाउ डिटेल के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट, अ टेबल इज कंपोज्ड ऑफ intersection of rows and columns. अच्छा, अब टेबल का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टेबल को क्या कहते हैं, रिलेशन। टेबल की एक रो को हम कहते हैं, टेबल की एक रो को हम कहते हैं रिकॉर्ड। और एक रो को बाज़ औक़ात हम एक और नाम भी देते हैं, उसको हम कहते हैं टपल। TUPLE, TUPLE, टपल। तो रिकॉर्ड या रो जो है, टेबल की जो रो है वो एक सिंगल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन टेबल का जो कॉलम है वो एक कैरेक्टरिस्टिक को या एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डेटाबेस फाइल से बना, फाइल्स में टेबल्स होते हैं, टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और रोज को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स या टपल, जिसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज होती हैं। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और जिस तरह एक्सेल के अंदर एक सेल होता है, तो सेल को, उस सेल को बेसिकली हम कहते हैं, या उस कॉलम को हम कहते हैं, एक कॉलम को, या हम यूँ कह लें कि एक जो सेल है उसको हम, सॉरी, कॉलम को हम कहते हैं फील्ड। बाजू का कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं। तो एक रो जो है वो मल्टीपल फील्ड्स से मिलके बनती है। फील्ड, FIELD, फील्ड, या वो सेल जिसको हम सेल कह रहे हैं। एक्सेल में जिस चीज को हम सेल कहते हैं, टेबल में, डेटाबेस की लैंग्वेज में हम उस सेल को फील्ड कहते हैं। कॉलम रिप्रेजेंट्स, कॉलम या फील्ड रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट्स। आमना आपका सवाल मुझे समझ आया, व्हाट डू वी कॉल मॉडिफाइंग इन डेटाबेस लैंग्वेज। मॉडिफाइंग का मतलब है डेटाबेस में मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि आपका एक रिकॉर्ड है डेटाबेस में, आपका पता चेंज हो जाता है, तो अब आपको अपना एड्रेस चेंज करना होगा ना, तो ये जो अपडेट है इसको कहते हैं मॉडिफाई करना, रिकॉर्ड को चेंज करना, अप टू डेट रखना। ओके, कॉलम रिप्रेजेंट्स फीचर्स। तो डेटाबेस किससे मिलके बना, फाइल्स, फाइल किससे मिलके बनी, टेबल्स, टेबल्स किससे मिलके बना, रोज, रोज किससे मिलके बनी, फील्ड्स, फील्ड्स, एक जो फील्ड है वो किससे मिलके बनी, कैरेक्टर से, और कैरेक्टर किससे मिलके बना, बाइट से, और बाइट किससे मिलके बनी, बिट्स। मैं रिपीट करता हूँ, डेटाबेस बना किससे, फाइल्स, फाइल्स किससे बनी, टेबल्स, टेबल्स किससे बनी, रोज, रोज किनसे बनी, फील्ड्स, फील्ड्स किनसे बनी, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स किससे बना, कैरेक्टर किससे बना मिलके, बाइट्स, और बाइट्स इज कंपोज ऑफ बिट्स। तो डेटाबेस, फाइल, टेबल, रोज या रिकॉर्ड्स या टपल, उसके बाद फील्ड्स, फील्ड्स के बाद बाइट्स, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बाद बाइट्स, और फिर बिट्स। यहाँ कोई किसी को सवाल है तो पूछें।
ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अच्छा, अब लिखें डेटाबेस व्यू। नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, डेटाबेस व्यू। इसको हम डेटाबेस स्कीमा भी कह सकते हैं, SCHEMA, डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है डिजाइन। डेटाबेस व्यू का मतलब, देयर दो किस्म के डेटाबेस व्यू होते हैं, एक होता है फिजिकल व्यू और एक होता है लॉजिकल व्यू। दो किस्म के व्यूज हैं, एक है फिजिकल व्यू, एक है लॉजिकल व्यू। फिजिकल व्यू का मतलब ये है कि फिजिकल व्यू की डेफिनेशन लिखें, द फिजिकल व्यू मीन्स हाउ डज अ कंप्यूटर ट्रीट्स द डेटाबेस। किस तरह से कंप्यूटर डेटाबेस को ट्रीट करता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल व्यू। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस जो है, अगर आप और करें तो डेटाबेस कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे सेव होता है, लेकिन हार्ड ड्राइव में तो कोई टेबल ही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल डाटा की ऑर्गेनाइजेशन है हार्डवेयर लेवल पे वो डिफरेंट है, इसलिए उसको कहते हैं फिजिकल व्यू। तो फिजिकल व्यू इज हाउ द मशीन handles the data. The logical view means how does a user perceives the data. हम किस तरह डेटाबेस को देखते हैं, हम तो जब भी हम डेटाबेस का जहन में ख्याल आता है तो हमारे जहन में एक टेबल आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। लेकिन जब वही डाटा कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे जाता है तो वो हार्ड डिस्क पे बिट्स की फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है, वहां तो टेबल्स ही नहीं होते। इसका मतलब है कि डाटा दो शक्ल में होता है। जब स्क्रीन पे आता है तो टेबल्स की फॉर्म में होता है, लेकिन जब कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में होता है तो बिट्स की फॉर्म में होता है। तो जो बिट्स वाला व्यू है उसको कहते हैं फिजिकल व्यू, और जो टेबल के ऊपर डाटा आता है उसको कहते हैं लॉजिकल व्यू। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यू, द लॉजिकल व्यू, द फिजिकल व्यू। फिजिकल व्यू इज हाउ डज द मशीन हैंडल्स द डाटा, द लॉजिकल व्यू इज हाउ डज द यूजर हैंडल्स द डाटा। तो हमने लॉजिकल व्यू भी कर लिया और हमने फिजिकल व्यू भी कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी का मतलब, हम डाटा डिक्शनरी क्या होता है लिखें। डाटा डिक्शनरी को हम एक और नाम भी देते हैं, उसको हम कहते हैं मेटा डाटा रिपोजिटरी। मेटा डाटा रिपोजिटरी, मेटा डाटा, METADATA, मेटा डाटा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी कहते हैं डिक्शनरी को, नेक्स्ट नाम है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे टेबल्स में या हमारे डेटाबेस में जो जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कॉलम्स हैं या जो हमारे टेबल्स के नाम हैं, तो हम एक अलग से टेबल बनाते हैं। जब हम सब टेबल्स बना देते हैं तो एक्चुअली हम एक और टेबल बनाते हैं, एडिशनल टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के अंदर जितने भी टेबल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि टेबल नंबर 1 ये है, टेबल नंबर 1 का नाम ये है, टेबल नंबर 1 में इतने कॉलम्स हैं और ये कॉलम की टाइप्स हैं। तो जब हम एक टेबल बनाएं जिसमें हम डेटाबेस में जितने टेबल्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो इसको कहते हैं डाटा अबाउट डाटा। और डाटा अबाउट डाटा को हम कहते हैं मेटा डाटा। और जब बहुत ज़्यादा मेटा डाटा आ जाता है तो फिर मेटा डाटा की कलेक्शन को हम कहते हैं डाटा डिक्शनरी। तो डाटा डिक्शनरी इज द डाटा अबाउट द डाटा, इट इज द
रिपोजिटरी ऑफ मेटा डाटा, लिखें डाटा डिक्शनरी इज द रिपोजिटरी ऑफ मेटा डाटा। और मेटा डाटा क्या है? इट इज द डाटा अबाउट द डाटा। और ये क्यों ज़रूरी है कि जब हम दो टेबल्स को, किसी टेबल को ख़त्म करते हैं, दो टेबल्स को आपस में मर्ज करते हैं, या हम डेटाबेस को इम्प्रूव करते हैं या उसको रीडिज़ाइन करते हैं, तो उस सूरत में फिर हमें डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मेटा डाटा समझ नहीं आई। देखिए, आप सब लोग अपनी कॉपीज पे टेबल बनाएं, सारे अभी बनाएं, एक टेबल बनाएं जिस टेबल में 6 कॉलम्स हो और 10 और 6 कॉलम्स हो और 5 रोज हो। टेबल बनाएं, सब लोग टेबल बनाएं, 6 कॉलम्स हो और 5 रोज हो। 6 कॉलम्स बना लिए? ओके, एक और टेबल बनाएं, उसमें भी इतनी ही कॉलम्स हो और इतनी ही रोज हो। नीचे करके बनाना कॉपी पे। पहले टेबल का नाम रखें प्रोडक्ट, दूसरे टेबल का नाम रखें कस्टमर। प्रोडक्ट का जो टेबल है उसका जो पहली रो है, उसका पहला कॉलम, उसमें लिखें प्रोडक्ट आईडी। आईडी लिख लें बस। पहली रो दूसरा कॉलम लिखें नेम। तीसरे नंबर पे लिखें डिस्क्रिप्शन। चौथे पे लिखें क्वांटिटी, QTY। पांचवे पे लिखें अमाउंट। छठे पे लिखें टैक्स। बस। अब दूसरे टेबल पे आ जाएं, कस्टमर वाले टेबल पे। उस पर भी लिखें पहला रो पहले कॉलम कस्टमर आईडी 2 लिखें, सेकंड को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेम कस्टमर नेम। नंबर थर्ड पे लिखें एड्रेस। फोर्थ पे लिखें बैंक। फिफ्थ पे लिखें कैटेगरी, कि प्रीमियम कस्टमर है, गोल्ड कस्टमर है, सिल्वर कस्टमर है। नेक्स्ट लिखें डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कस्टमर कब रजिस्टर हुआ था। अब मैंने आपको 2 कॉलम्स बना दी, 2 टेबल्स बना दिए। पहले टेबल का नाम है कस्टमर, दूसरे टेबल का नाम है प्रोडक्ट। दोनों टेबल्स के अंदर 6 कॉलम्स हैं, 5 4 रोज हैं। अब ये खाली है, इसमें कोई डाटा नहीं भरा हमने। अब एक और टेबल बनाए जिसमें आप 3 रोज और 4 कॉलम्स बनाए। अब पहली रो पहला कॉलम लिखें टेबल आईडी। नंबर 2 पे लिखें नेम। नंबर थर्ड पे लिखें डिस्क्रिप्शन। नंबर फोर्थ पे लिखें नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, इसी टेबल की दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम लिखें 1।
दूसरी रो दूसरा कॉलम, लिखें प्रोडक्ट, पहली रो तीसरा कॉलम, लिख दें इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट। चौथा कॉलम लिख दें 6। तीसरी रो पहला कॉलम 2। तीसरी रो दूसरा कॉलम कस्टमर। तीसरी रो तीसरा कॉलम रिलेटेड टू कस्टमर्स। तीसरी रो चौथा कॉलम। अब ये जो तीसरा टेबल है ये एक्चुअली कोई टेबल नहीं है, लेकिन इस टेबल में ऊपर वाले दोनों टेबल्स का डाटा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये जो दो रोज हैं, ये जो पहली रो है इसको बोलेंगे डाटा अबाउट द टेबल, डाटा अबाउट द ऊपर वाला टेबल। तो ये हो गया मेटा डाटा। इस टेबल में डाटा है ऊपर वाले दोनों टेबल्स के बारे में, और चूंकि इसमें मल्टीपल ज्यादा डाटा है, 2 रोज हैं, अगर 100 टेबल्स हुए तो इस वाले टेबल में 100 रोज होंगी। तो ये जो मेटा डाटा है, ये जो कलेक्शन ऑफ मेटा डाटा है, इसको बोलते हैं डाटा डिक्शनरी। तो मेटा डाटा, ये जो रो है ये मेटा डाटा है, डाटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा की मल्टीपल रोज को कहते हैं डाटा डिक्शनरी। बासिम? जी सर। जरा अनम्यूट करना। हाँ जी, अब किसी का सवाल है तो पूछो। नहीं सर, अभी क्लियर हो गया। सर ये जो इंडेक्स टेबल होती है इसको ये मेटा डेटा शो करती है ना? जो नीचे वाला टेबल है, तीसरा वाला। सर मेटा डेटा का कोई फुल फॉर्म होता है? क्या होता है? मेटा का कोई फुल फॉर्म होता है? नहीं, मेटा का कोई फुल फॉर्म नहीं है। मेटा मीन डाटा। मेटा डाटा मतलब डाटा अबाउट डाटा। ठीक है। और कोई सवाल? और सर ओके। अच्छा सर, एक सवाल था। ये जो लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, ये DDL, DCL, DMC, DML, ये सब उससे रिलेटेड है, जावा, C++? डेटाबेसेस की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे मैंने PL SQL का बताया। नहीं, ये रन किस चीज में हो रही होती है, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर में या किस चीज से चलती अगर है? आप ओरेकल में बना रहे हैं, तो ओरेकल का अपना सूट, ओरेकल का अपना सॉफ्टवेयर आता है। अगर आप SQL में बना रहे हैं तो PL SQL का अपना सॉफ्टवेयर, SQL वर्कबेंच के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं। तो सर हर सॉफ्टवेयर की क्या बेसिक्स यही होती हैं, DDL, DCL? बिल्कुल बिल्कुल, हर सॉफ्टवेयर के डेटाबेस की बेसिक्स नहीं होती। ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेजेस नहीं है, ये मैंने बताया है कि डेटाबेस लैंग्वेज है, ये फर्क रखते हैं। सही है ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये स्पेसिफिक टू डेटाबेस है। ठीक है। ठीक है, तो ये जावा नहीं होगी। जावा जो है वो बेसिकली वो लैंग्वेज है जो कि दूसरे देखिए, सॉफ्टवेयर के दो हिस्से होते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक डेटाबेस होता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और सॉफ्टवेयर के लिए जो डेटाबेस बनाए जाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर बिना डेटाबेस के तो मुकम्मल नहीं है ना, तो डेटाबेसेस के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं। वो ये 3 है जो मैंने बताई। सही है, सही है। और किसी का कोई सवाल? सर ये हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं और लो लेवल ये एक मरतबा बता दें। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमंस की लैंग्वेजेस के करीब होती हैं, जिस तरह जावा है, C++ है, पाइथन है, ये सब इंग्लिश में है। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसमें
इंस्ट्रक्शंस लिखना या काम करना आसान होता है, इसलिए इनको कहते हैं हाई लेवल या ह्यूमन फ्रेंडली। वो लैंग्वेजेस जो कि अच्छा, ये लैंग्वेजेस जो हैं, जो मैंने नाम लिए, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ये कंप्यूटर को समझ नहीं आती, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, हमें बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो वो लैंग्वेज जो मशीन को समझ आए उसको लो लेवल या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। वो लैंग्वेज जो हमें समझ आए उसको हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है सर, क्लियर। और कोई सवाल? सर फिजिकल व्यू और लॉजिकल व्यू में से बिट्स व्यू किसका होगा? ये किस पे बेस कर फिजिकल रहा है, फिजिकल पे? फिजिकल और फिजिकल लॉजिकल किस पे कर रहा है? टेबल। ओके, हो गया। और कोई सवाल? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत सारे सवाल आएंगे, या तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है या आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आया। हैरत है, ये तो बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, मुझे मुश्किल में डाल दिया आपने कि यार मुझे कि ये सवाल नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड। चलो एनी हाउ। अच्छा जी, अब एक और बात, एक टर्मिनोलॉजी है, उसको लिखें रिडंडेंसी। एक चीज़ है उसको कहते हैं रिडंडेंसी, REDUNDANCY, रिडंडेंसी। और ये जो मैंने स्कीमा बताया था, स्कीमा किसको कहते हैं? डेटाबेस के डिजाइन को स्कीमा कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी बात बोली थी, क्या बात बदल बोली है मैंने? रिडंडेंसी। हाँ, रिडंडेंसी। ओके, डेटाबेस के अंदर एक चीज होती है रिडंडेंसी, किसी को कहते हैं? रिडंडेंसी कहते हैं अननेसेसरी रेपिटेशन को। डेटाबेस में कुछ हद तक डेटा को रिपीट करना हमारी मजबूरी होती है और ज़रूरी भी होता है, लेकिन डेटाबेस के अंदर अगर बिला वजह या गैर ज़रूरी डेटा रिपीट हो रहा हो, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, गैर ज़रूरी, अननेसेसरी रेपिटिशन को, अननेसेसरी डेटा रेपिटिशन को क्या कहते हैं? रिडंडेंसी कहते हैं। कुछ रिपीटिशन नेसेसरी होती है, लेकिन अननेसेसरी रेपिटिशन को क्या कहते हैं? रिडंडेंसी। और अगर रिडंडेंसी हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो डाटा की स्टोरेज कैपेसिटी है वो बिला वजह ज़ाया होगी। जब ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। जब ज़्यादा डाटा होगा गैर ज़रूरी, तो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, यूज़र के रिस्पॉन्स में भी फ़र्क आएगा, डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे भी बुरा असर पड़ेगा, आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेटाबेस को जब भी डिज़ाइन किया जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए कि डेटाबेस में गैर ज़रूरी डाटा की रेपिटेशन ना हो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया। ओके, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, फौरन समझ आ जाता है। अच्छा, अब रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए, अच्छा रिडंडेंसी खत्म नहीं हो सकती, रिडंडेंसी एलिमिनेट नहीं हो सकती, लेकिन रिडंडेंसी मिनिमाइज हो सकती है, कम हो सकती है। अब रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए जो टेक्निक अप्लाई की जाती है उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये उस टेक्निक का नाम है जिससे डेटाबेस की रिडंडेंसी को मिनिमाइज किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? डेटाबेस की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, डेटाबेस में रिपीटिशन कम हो जाती है, आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस हो जाती हैं, आपकी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है, यूज़र रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो जाता है, प्रोसेसिंग डिलेज खत्म हो जाते हैं, बल्कि प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है, क्यूरी प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट है नॉर्मलाइजेशन के। एक तरफ रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी को कम करने के लिए, खत्म नहीं किया जा सकता, कम करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और नॉर्मलाइजेशन की 5 इकसाम हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे।
ये बात कुछ कुछ समझ आ गई आपने? सर सिर्फ उन पांचों के नाम लिखवा दें एटलीस्ट। लिखें 1NF, पहली वाली को कहते हैं 1, न्यूमेरिक 1, 1NF। N का मतलब होता है नॉर्मल, F का मतलब होता है फॉर्म, 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दूसरी को कहते हैं 2NF, तीसरी को कहते हैं 3NF। ये 1 और 3 जो है ये वो इंग्लिश वाला नहीं है, ये वो मतलब न्यूमेरिक है। तीसरी को कहते हैं 3NF और चौथी को कहते हैं, तीसरी के बाद एक और आती है उसको कहते हैं BCNF, BCNF, बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, BOYCE बॉयस, CODD बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। फिर होती है 4NF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, और फिर होती है 5NF, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये टोटल 6 हो गई, लेकिन उनको मोस्टली हम क्या कहते हैं, 5 कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वो आज आप टाइप नहीं ना कर रहे, उससे थोड़ा सा नोट्स लेने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, असल में आज मेरा दिल नहीं कर रहा था टाइप करने को, सुबह से मैं लिख लिख के बहुत थक गया। नहीं कल से अच्छा लिखूंगा। चलें ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात ये कि अगर हम रिडंडेंसी को कम ना करें, तो मैंने बताया था कि उसकी वजह से क्या होता है कि रेपिटिशन आती है। ठीक है, और रेपिटिशन जब आती है, अब इसी अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर एक डाटा की, एक रिकॉर्ड की 4 कॉपीज हों, तो अगर एक में चेंज करना पड़े, एक में चेंज आए तो कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? 4 में। और अगर आप खुदा न खास्ता 3 जगह चेंज कर दिया, चौथी जगह आप चेंज करना भूल गए, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि अब आपका डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया, कि 3 रिकॉर्ड्स एक मालूमात दे रहे हैं और एक रिकॉर्ड एक मालूमात दे रहा है। इसका मतलब है कि रिडंडेंसी का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हालत में चला जाता है। जब डेटाबेस में एक ही मालूमात के 2 वर्जन होंगे तो इनकंसिस्टेंसी आएगी, तो आपका एनालिसिस गलत होगा, इनएक्यूरेट होगा, और आपका फैसला भी गलत होगा। तो खुद सोचें कि रिडंडेंसी कितने बड़े बड़े नुकसान का बाइस बनती है। कि रिडंडेंसी है तो इनकंसिस्टेंसी होगी, इनकंसिस्टेंसी होगी तो रॉन्ग एनालिसिस होगा, रॉन्ग एनालिसिस होगा तो रॉन्ग डिसीजन होगा। इसीलिए अच्छा डिसीजन के लिए ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि रिडंडेंसी ना हो। इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की 5 लेयर्स हैं, कि जितनी लेयर्स अप्लाई करेंगे, हर लेयर इस बात को इंश्योर करेगी कि रिडंडेंसी और मजीद मिनिमाइज हो रही है, और मजीद मिनिमाइज हो रही है। तो ये फर्स्ट NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF और 5NF, ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं आपकी। जब हम एक टेबल को फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन उस पर अप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है टेबल 1NF में आ गया। फिर हम उसको सेकंड नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं टेबल 2NF में आ गया। फिर हम उस पर थर्ड नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। तो जब वो 5वीं फॉर्म से गुजर जाता है तो इसका मतलब होता है डाटा नॉर्मलाइज हो गया है। और जब डाटा नॉर्मलाइज हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें कोई गैर ज़रूरी रेपिटेशन नहीं है, और इसका मतलब ये है कि अब डाटा फ्यूचर में इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, और इसका मतलब ये है कि डेटाबेस कभी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देगा, और इसका मतलब ये है कि कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा। क्लियर? मैं ज़्यादा तेज तो नहीं था? नहीं सर क्लियर है। ओके, कुछ कुछ समझ आ रही है चीज़ें? जी अब सर। जब आप ऑडिट करने जाएंगे, जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो आप जिस जगह ऑडिट करने जाएंगे उनसे ये सवाल पूछेंगे सारा। अब मैं आपको ऑडिट के हवाले से बताता हूँ। आप जाएंगे, पहला पूछेंगे आपने ERD बनाई थी, अगर बनाई है तो दिखाएं। ओके, आपने ERD बनाने से पहले रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की थी, क्या आपने बिजनेस रूल्स आइडेंटिफाई किए थे, सबके एविडेंस मांगेंगे। अब मैं आपको ऑडिटर बना रहा हूँ। उसके बाद आप ERD देखेंगे, उनसे कहेंगे अच्छा इसमें बताएं ज़रा एंटिटीज कितनी है। फिर उनसे पूछेंगे आपकी बिजनेस रूल्स क्या हैं, राइट। आप उनसे पूछेंगे इसके रिलेशनशिप कितनी है। फिर आप पूछेंगे क्या आपने रिडंडेंसी को रिमूव किया था, उसका सबूत क्या होगा, वो पूछा। आप उनसे पूछेंगे कितनी नॉर्मल, कौन सी नॉर्मल फॉर्म आपने अप्लाई की, राइट। आप उनसे पूछेंगे क्या आपने डाटा डिक्शनरी बनाई थी। तो ये तो सीधा सीधा सवाल हो गए। सबसे पहले जाके 3 चीजें मांग लो, ERD मांग लो, डाटा डिक्शनरी मांग लो, और ये पूछो कौन सी नॉर्मलाइजेशन।
ये कौन है जो खबरें सुना रहा है? तो बहरहाल ये बात समझ आ गई, सबको क्लियर हो गई? जी सर। ये जो नॉर्मलाइजेशन के लेयर्स हैं, इनमें से अगर 2 या 3 अप्लाई किए हो तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं या सारे अप्लाई करने होते हैं? नहीं नहीं, सब पे अप्लाई नहीं करना। देखिए हमारी सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारे टेबल को कितनी नॉर्मलाइजेशन, अगर पहली लेयर अप्लाई करने से सब कुछ ठीक हो गया तो फिर जरूरत ही नहीं अगली करो। ठीक है सर। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को तकरीबन सारा चैप्टर बता दिया है। अब आपने ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ना है। ट्रांजैक्शन इसी तरह, ये कौन कहाँ बैठा है? ये बाकी चीज़ें जो है वो आपने पढ़नी, कोई चीज़ ना। अच्छा, कल हमारा एक टॉपिक रह गया, आपने डाटा वेयर हाउस और डाटा माइनिंग, वो फिर मैं आपको कल कराऊंगा। कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बाकी अब आप चैप्टर पढ़ लें। तीसरा चैप्टर भी आपका ख़त्म कर दिया मैंने। अब आप ये जो है, एक मुझे बताना कि मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, मास्टर फाइल, ये लिख लें। आपने मुझसे पूछना है, कहना है कि मैं बताऊँ। ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल, प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, और डाटा वेयर हाउस। और एसिड, ACID एसिड। ठीक होगी बात? कोई सवाल? आज सब बहुत खामोश हैं। खैर, हाफिज साहब नहीं है आज एक्चुअली तो। जी सर, शायद इसी वजह से। सर एहसान दिस साइड। सर आर्टिकल के बारे में मैंने आपका लेक्चर सुना था प्रीवियस, तो आपने बोला था जब वो ऑनलाइन होंगे तो फिर मैं बता दूंगा। सादिया, अच्छा आपने कौन से किस नाम से भेजा था मुझे आर्टिकल? सर एहसान मैंने बात। पूछ। अच्छा एहसान। अच्छा, पहले मैं ये एक मैं बताता हूँ। सादिया, आपने तो ज़्यादातर अटैक्स के बारे में लिख दिया, मुझे तो साइबर हाइजीन के बारे में लिखना था। आपने अटैक्स के बारे में लिखा है, लेकिन अटैक्स के बारे में मुझे चाहिए नहीं था, वो तो उससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा सर, वो नीचे मैंने हाइजीन के बारे में लिखा है। वो आपने हाइजीन के बारे में बहुत ही मुख्तसर लिखा है, थोड़ा सा तो ज़्यादा लिखें। ओके हो गया सर। ठीक है, बाकी अच्छा ठीक है, हो गया। इसको लेकर बेहतर करो। और अच्छा, दूसरा कौन थे? एहसान आपने? जी सर। अच्छा, एहसान ने कवर पेज अच्छा सेलेक्ट किया है, लेकिन कवर पेज के उसमें क्या कहना चाहिए, आपने एक अच्छी बात की कि आपने पेंडेमिक से रिलेटेड भी उसको एक टच दिया, जो कि अच्छा था। दूसरा ये कि आपने भी साइबर अटैक्स के बारे में बात की। साइबर अटैक्स के बारे में अब ये मसला ये है कि जब हम साइबर हाइजीन पढ़ रहे हैं तो वो एक लिंक क्रिएट नहीं हो रहा अटैक्स और हाइजीन के अंदर। लेकिन आपने तीसरा जो आर्टिकल के अंदर तीसरा सेक्शन बनाया, हाउ कैन वी मेंटेन, वो अच्छा था। तो पहला दूसरे का आपस में ताल्लुक था, लेकिन दरमियान वाला आप उसको जोड़ नहीं सके आपस में। तो काइंडली इसको जरा जोड़ के, वैसे आर्टिकल अच्छा है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, पॉइंट समझ आ गया मेरा? जी जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। ये पढ़ने वाले को वो एक पता नहीं चल रहा, ऊपर आप हाइजीन बात कर रहे हैं, नीचे आप अटैक, तो इन दोनों को आपस में जोड़ें तो सही कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है ना? तो बेहतर ठीक। ये है कि अटैक को बाद में करें और उसको हाइजीन की फॉर्म में लिखें। तो ठीक हो अभी गया। आर्टिकल्स को बेहतर करके फिर मुझे नेक्स्ट में देना। ठीक है, बाकी अब अच्छा हम सर, 74। जी जी। सर अगर कोई इस तरह का मतलब हमारी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि मेरी नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है कि मेरे 15 से 20 दिन महीने के जो है ना समंदर में गुजर जाते हैं। बाकी जैसे ही मैं आता हूँ तो लेक्चर में आपके सारे सुन रहा होता हूँ, तो मैं सुन समुद्र में लूँगा और फिर खैरियत? वो। जी सर। समुद्र में खैरियत, क्या करते हो? सर मैंने बताया था आपको कि नेवी में जॉब है, तो उस हवाले से समंदर की नौकरी है हमारी। अच्छा, मर्चेंट जी नेवी सर। में हो? नहीं सर, वारशिप पे होता हूँ। अच्छा, भाई तुम तो खतरनाक आदमी हो, हम तो सादे से लोग हैं भाई। नहीं सर, खतरनाक नहीं हूँ, हम भी मुल्क के दिफा के लिए बस जा रहे होते हैं।
नहीं, मैंने कब कहा कि तुम मुल्क के दिफा के लिए नहीं हो, मैं तो कह रहा हूँ तो सर जो खतरनाक। मुल्क का दिफा करे वो मुल्क के बंदों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ तो मैंने तो कहा खतरनाक है दुश्मन के लिए, सेंटेंस तो समझ लिया करो। जी जी सर। खतरनाक हो ना दुश्मन के लिए। हाँ उनके लिए तो होना पड़ता है ना सर। हाँ तो फिर यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि चलो ठीक है। सर तो वो सर मेरी आपको मैंने भी अपने आर्टिकल सेंड किया था। आपका किस नाम से था? सर अफान जाहिद के नाम से होगा। अफान जाहिद के नाम से। अफान, हाँ, आपने का लेटर साइबर हाइजीन की डेफिनेशन भी आपकी अच्छी थी। आपका बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में आपने लिखा तो सही बेनिफिट, लेकिन आपने बेनिफिट एक ही बताया एक्चुअली। दूसरा जो आपने कॉमन साइबर हाइजीन प्रॉब्लम्स बताई, ये भी अच्छी थी। फिर आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, ये भी अच्छा था। और पॉलिसी, ये भी आपकी अच्छी थी। आपका लेआउट अच्छा है, मतलब आपका फ्लो जी अच्छा है, सर। लेकिन पॉलिसी को पहले होना चाहिए, फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस को बाद में होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा इनके अंदर आपने आर्टिकल, लेकिन आपका आर्टिकल में टॉपिक्स की हेडिंग जो थी वो काफ़ी कम्प्रहेंसिव और अच्छी थी, तो जी इनको सर। थोड़ा सा लेकिन आपने ये एक ही जगह से सारा कॉपी कर लिया मुझे लगता है। सर नहीं सर, एक जगह से कॉपी नहीं किया था। जो क्या कहते हैं मेन आइडिया था ना, वो मैंने सिस्को की वेबसाइट से लिया था। ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और मजीद बेहतर करें। आपके टॉपिक्स की मेन हेडिंग्स बहुत अच्छी हैं, उनकी सब हेडिंग्स जी में जो सर। मटेरियल है उनको ज़रा जी एड्रेस सर। करें और फिर मुझे अपडेटेड भेजना। और जब अपडेटेड भेजें तो फिर जी सर। उसमें अपडेटेड का लफ्ज़ लिख के भेजें। चलिए ठीक है सर। ठीक है इंशाल्लाह ना सर अफान? आपको कल तक भेज देंगे। चलो, आप क्या करते हो? सर मैं सीएमए का स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा, कोई जॉब तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, बाकी फिर आप सैटरडे को संडे को क्लास है 4:30 से 6:30, राइट? याद रहेगा जी सर। सबको? ये ना हो मैं जी आऊँ सर। कोई ना हो। सर मैं क्लास के ड्यूरिंग क्लास ही आपको सेंड कर दूंगा, वो फिर ऑन द स्पॉट याद भी रहेगा। नहीं तो पहले करोगे तो फिर भेजोगे ना। नहीं सर, तैयार मैं पहले ही कर दूंगा ना। सेंड सेंड ऑन द स्पॉट कर दूंगा वो तो जिस सबको। वक्त भी भेज, मैं उससे नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, सबको सबको एड्रेस कर रहा हूँ कि आप क्लास जो है वो संडे को है 4:30 से 6:30। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी ठीक मच। हो। और किसी को अल्लाह सवाल हाफिज। तो? नो सर। जी मुबशिर, मुबशिर, मुबशिर तो है ही नहीं। चलो बाकी भी बाद में नेक्स्ट में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके तो बासिम, जी सर। ओके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ओके में सर। मुलाकात होगी। ओके ओके बाय। सर, अल्लाह हाफिज।